Hey everyone, this is Asa Dubey. In the previous chapters, we have learned in detail about the various life process like digestion, excretion, circulation and the respiration. तो ये जो सारे प्रोसेस हमने पढ़े हुए थे, यहाँ से हमें पता चला कि किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए दीज प्रोसेस आर वेरी एसेंशियल. सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अनदर बायोलॉजिकल प्रोसेस. लेकिन आप यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए ये बात नहीं कहोगे कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि सर्वाइवल के लिए. ठीक है, किसी इंडिविजुअल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बट किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस नहीं है. अब क्यों नहीं है और किस वजह से तो रिप्रोडक्शन को हम पढ़ रहे हैं अगर लाइफ प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ये. तो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज दैट एक किसी भी लोकल एरिया में एक इंडिविजुअल है, किसी भी स्पीसीज का हो, हम सारे ऑर्गेनिजम्स को लेके चल रहे हैं, हर एक स्पीसीज के मेंबर को. तो यहाँ पे क्या है, कोई भी स्पीसीज का मेंबर हो, उसने डिसाइड कर लिया कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, उसकी मर्जी, वो ना करे. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पे कोई बात नहीं आएगी, पर ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, ये जो उसकी सोच है ये चीज कब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी किसी भी स्पीसीज पे. तो यहाँ पे अगर हम इस लोकल एरिया से निकल के इसको बड़े स्क्रीन पे समझते हैं, तो अगर उस स्पीसीज के हर एक मेंबर ने, एक इंडिविजुअल कर रहा था कि मुझे नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसी स्पीसीज के हर एक मेंबर ने डिसाइड कर लिया कि वी आर नॉट गोइंग टू रिप्रोड्यूस, तो यहाँ पे ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हो रही है कि उस स्पीसीज के हर बंदे ने डिसाइड किया कि अब वो रिप्रोड्यूस नहीं करने वाले, अपने जैसा नया ऑर्गेनिजम्स क्रिएट नहीं करेंगे. तो जहां पे कहानी चल रही है, ठीक है, उनकी डेथ के बाद वो चीजें वहीं रुक जाएंगी. अब वो स्पीसीज क्या होगी, आगे जेनरेशन को क्रिएट नहीं करके गई है, तो वहां पे क्या होगा, वही उनका एंड टाइम था. ठीक है, उस स्पीसीज की एंडिंग आ जाती है, वो स्पीसीज धीरे धीरे एक्सटेंट हो जाएगी जब सारे के सारे मेंबर्स की डेथ हो जाएगी. तो यही चीज क्या है, अगर जितने भी स्पीसीज हैं, ठीक है, वो सारे यही चीज सोच ले कि हमें रिप्रोडक्शन नहीं करना. सपोज दैट अब हम होमोशेपियंस की बात करते हैं, यहाँ पे भी क्या, एक कोई बंदा है या फिर एक कोई कपल्स है, वो डिसाइड करते हैं कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, हमें बेबी प्रोड्यूस नहीं करना है. ठीक है, तो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के डिसीजन से सारे स्पीसीज पे दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर सेपियंस स्पीसीज के हर एक मेंबर ने ये डिसाइड कर लिया, हर इंडिविजुअल ने, हर कपल्स ने ये सोच रखा है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाने वाले, तो फिर क्या होगा, एक टाइम बाद जब जो लास्ट जनरेशन है हमारी, उसकी डेथ के बाद नया जनरेशन क्रिएट ही नहीं हुआ, तो जो होमोसेपियंस है उनकी जनरेशन का कोई मेंबर नहीं बचेगा. कुछ टाइम बाद ये चीजें एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, बात एक्सटेंशन तक पहुंच जाएगी. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है. रिप्रोडक्शन से फायदा क्या है कि ये स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखता है, ये इंश्योर करता है स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को. तो बेसिक सा है, हमारा आज का चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. हमने जो भी लाइफ प्रोसेस पढ़े थे, लाइफ प्रोसेस सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट थे, बट रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है आपकी स्पीसीज की, कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, कोई भी स्पीसीज हुई, स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करता है. सो बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक बहुत ही अच्छा सा रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में आपको कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी कि कैसे कोई भी अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली सेम होता है, कैसे कुछ कैरेक्टर्स मैच कर जाते हैं. कभी भी आप कहीं जाओ तो कोई ना कोई आपकी फैमिली में ऐसे बोलता है, अगर आप अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली सेम हो तो बिना किसी को बताए वो बोल देते हैं आप इनके बच्चे हो. ठीक है, या फिर ये आपके फादर है, मदर है. ठीक, तो ये सारी चीजें कैसी होती हैं, ये सब हमें इस चैप्टर में जानना है, और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इस चैप्टर के बाद वाला चैप्टर है. तो यहाँ पे आज हमें क्या क्या पढ़ना है. इंट्रोडक्शन की बात तो हो गई कि ये चैप्टर किस चीज से रिलेट करता है, रिप्रोडक्शन क्या है, मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन हम समझेंगे, जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में समझेंगे कि क्या चीजें होती हैं. बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की आपको नहीं दी जाएगी, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी होल स्टडी करेंगे. और फिर आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं. तो सबसे पहली बात आती है कि अगर हमने इंट्रोडक्शन जान लिया है कि चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है,
तो अब हमें जानना है कि ये बेसिक सा क्या होता है। अगर हम नॉर्मल वर्ड में बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन की अगर हमें डेफिनेशन नहीं देनी है, किसी को समझाना हुआ नॉर्मल लैंग्वेज में, तो आप कैसे कहोगे कि रिप्रोडक्शन क्या है? तो बेसिकली रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, हम स्पीसीज टू स्पीसीज की बात कर रहे हैं, लोग अपने स्पीसीज में ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी स्पीसीज का इंडिविजुअल अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी प्रिपेयर करता है। यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल इंडिविजुअल भी प्रिपेयर कर सकता है, 2 इंडिविजुअल लगेंगे जिन्हें हम पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी क्या है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है दैट मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। आप रिप्रोडक्शन से समझते क्या हो? तो यहाँ पे अगर आप इस वर्ड को समझो, रिप्रोडक्शन, ठीक है, री अलग हो रहा है एंड प्रोडक्शन अलग हो रहा है। तो बेसिक अगर कॉमन सेंस आप लगाओ तो री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को जेनरेट करना या फिर किसी चीज को प्रोड्यूस करना। नाम में ही छिपा हुआ है इनका मतलब। तो रिप्रोडक्शन, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन का मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करना, दोबारा से किसी चीज को प्रोड्यूस करना, अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को या फिर इसी चीज को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। पर अब इसका मेन मीनिंग क्या है, ये चीज आपको समझना है। तो हमें पता चला कि रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया जाता है एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, in which new individuals of the same kind का मतलब है हम स्पीसीज टू स्पीसीज चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि होमोसेपियंस वाला गया किसी और स्पीसीज से रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई सीन यहाँ पे नहीं होती है। न्यू इंडिविजुअल जो भी फॉर्म हो रहे हैं वो सेम काइंड के होंगे, मींस हम एक ही स्पीसीज में रह के कर रहे हैं। एक स्पीसीज के 2 मेंबर्स या फिर एक स्पीसीज का मेंबर ही आगे रिप्रोड्यूस करेगा। New individuals of the same kind are produced from the parent organisms, which is physically independent of the latter and ensure the perpetuation of the species। ये चीज इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन करता क्या है, रिप्रोडक्शन का एक यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है कि ये कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, हमेशा आगे जेनरेशन टू जेनरेशन आगे तक ये क्या करेगा, कॉन्टिन्यूटी उस स्पीसीज की बनाए रखेगा। ओल्ड वर्जन से नए वर्जन तक लेके आता है। अभी हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, पर यहाँ पे क्या डेफिनेशन में आप समझो, कोई पेरेंट होगा, पेरेंट ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है और इससे क्या होता है, परपेचुएशन ऑफ द स्पीसीज, आगे कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है स्पीसीज की। तो अब सबसे पहली चीज है कि हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, ये तो मल्टी सेलर है, ठीक है। हम यहाँ पे एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, बट प्लांट्स भी ऐसा काम करते हैं। जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है वो भी ऐसा काम करता है। बेसिकली अगर हम इनकी बात ना करें, आपको पता है सेल्स के बेसिस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए थे ऑर्गेनिजम्स। एक था हमारा यूनिसेलर और दूसरा होता है मल्टीसेलर। मल्टीसेलर में भी आपके पास कई सारे वेरिएशंस हैं, जहां पे हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम उन्हें अलग कर देते हैं। प्लांट्स की हम बात कर लें, अपनी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिजम्स, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, सारे के सारे रिप्रोडक्शन प्रोसेस को शो करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो एक्सेप्शंस है वो चीज अभी आपके में नहीं पूछी जाती, पर हम यहाँ पे जाने रखेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। उन्हीं एक्सेप्शंस की वजह से ही रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस में नहीं रखा गया, बिकॉज अगर सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता तो कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे बिना रिप्रोड्यूस किए सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, चाहे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो, अपने स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए हर एक ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस को शो करता है। यहाँ पे हमने अभी ये देखा कि कैसा भी पेरेंट हो, अगर ह्यूमंस है तो वो भी क्या करते हैं, अपने बेबी को रिप्रोड्यूस करते हैं। हम बात करते हैं काऊ की, तो वो भी अपने बेबीज को रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपनी तरह ही अपने आगे की जेनरेशन को इंक्रीज करते रहते हैं, अपने जैसा इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑब्वियसली बात है कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, ऑर्गेनिजम्स को छोड़ दे, अगर रिप्रोडक्शन का काम हो रहा है मतलब किसी चीज को दोबारा से प्रोड्यूस किया जा रहा है अगेन एंड अगेन, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई एक चीज है उससे कई सारी चीजें आगे बनाई जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, ऑब्वियसली नंबर्स इंक्रीज होंगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि जब कोई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करता है तो उनके नंबर्स इंक्रीज होते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, द न्यू इंडिविजुअल्स आर जस्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। और अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर की, जहां पे एक सिंगल सेल से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक सेल ही आगे डिवाइड करेगा और फिर 2 सेल्स में बट जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं। जब एग्जैक्ट कॉपी होगा जस्ट आइडेंटिकल, तो इसे एक टर्म देते हैं, दैट टर्म इज क्लोन्स। और कुछ केसेस में क्या होता है, the new individuals are similar to their parents though they may appear different in terms of many external physical features। यहाँ पे कह रहा है कि जो नया वाला इंडिविजुअल होगा वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा। ये चीज यहाँ पे समझनी है। तो डिफर कहाँ पे करेगा, अगर सपोज दैट मदर फादर में कोई कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो आगे की जेनरेशन में जा रहे हैं, फिर ऐसे जाते जाते नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा, फिर उस इंडिविजुअल ने आगे नया इंडिविजुअल फॉर्म हुआ, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पेरेंट ने क्रिएट किया हुआ है प्रोजनी को, ठीक है, या फिर ऑफस्प्रिंग को, वो एग्जैक्ट उनकी कॉपी नहीं होते, सिमिलैरिटीज होती है बट वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देखे जाते हैं फिजिकल अपीयरेंस में, मींस नोज का शेप कुछ डिफर कर जाएगा। मदर और फादर के गैमीट्स जब मीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो ये सारी चीजें कैसी होंगी, हाइट में चेंज आ सकता है, कॉम्प्लेक्शन में चेंज आ सकता है कि कलर कॉम्प्लेक्शन मदर एंड फादर से बिल्कुल चेंज हो, हेयर कलर में प्रॉब्लम, हेयर कलर में कुछ चेंजेस आ सकती, या फिर हेयर के शेप में भी कुछ चेंजेस आ सकती है। तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस पॉइंट को आप याद करके रखो, इसे बस हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। ये डीएनए क्या है और डीएनए रेप्लिकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अभी हमने ये जो सारी चीजें पढ़ी कि इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स के तरह होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, कुछ केसेस में सिमिलर होते हैं, नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी की बात हो रही है तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है नो, क्योंकि भाई हमने कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखे हैं। अगर यूनिसेलर की आप बात करो, यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिजम्स की बात हुई है, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अपनी एग्जैक्ट कॉपी का मतलब क्या है कि एकदम से जीरोक्स, ठीक है, जैसे ये है ऐसे ही है, अगर दोनों को साथ में खड़ा करो तो पहचान नहीं सकते आप, ठीक है, तो वो होती है एग्जैक्ट कॉपी। तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसा नहीं करते। आप अपने घर में ही देख सकते हो कि कभी कभी कुछ सिमिलैरिटीज दिखती है बट हम अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर ये इसका जवाब नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन होता है, डू वी हैव, ठीक है, सिमिलैरिटीज विद आवर पेरेंट्स, क्या कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, ठीक। अगर इसका जवाब नो है तो क्यों नो है, और अगर यस है तो क्यों यस है। तो सबसे पहले तो नो तो कोई आंसर इसका नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि अगर आप अपने घर में आजू बाजू ही देख लो, ठीक है, कि आपका कोई पड़ोसी है वो अपने पापा की तरह दिखता है, ठीक है, आपका कोई पड़ोसी फ्रेंड है वो अपनी मम्मा की तरह दिखता है, या फिर कुछ अपने दादा दादी की तरह दिखेगा, तो कुछ सिमिलैरिटीज सब में होती है। कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ हमें क्या होते हैं, एक्वायर्ड मिले होते हैं, जन्मजात आपको मिले होते हैं आपके पेरेंट्स से, ठीक है, या फिर आपके किसी ना किसी एंसेस्टर्स से। तो ये चीजें कहती है कि अगर हमने इसका जवाब दिया कि यस, हमारे पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाई डू वी हैव similarities with our parents।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर सिमिलैरिटीज है, जवाब मिला यस, तो क्यों है सिमिलैरिटी, ये बात आती है। तो भाई ऐसा क्या हो रहा है कि जब कोई भी पेरेंट किसी भी, मतलब हम स्पीसीज को ले लेते हैं, कोई भी पेरेंट अपने ऑर्गेनिजम्स को, अदर इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या ऐसी चीजें वो उनको देता है कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज पाई जाती है। ठीक है, ऐसा क्या हो रहा होता है कि कुछ कैरेक्टर्स मम्मा के मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स पापा के मैच हो रहे होते हैं, तो ऐसी क्या चीज हो रही होती है। तो इसका एक वन वर्ड आंसर है कि डीएनए का एक्सचेंज होता है। डीएनए क्या है, अब ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मदर फादर के डीएनए आगे के जेनरेशन में फॉरवर्ड होते रहते हैं, इसी वजह से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती रहती है। अगर हम सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं, आपको एग्जैक्टली अगर देखना हो तो आप अपने नेबर्स में देख सकते हो, और अगर सपोज दैट वहां पे नहीं देखा होगा तो सबने बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी, वहां पे क्या होता है कि दो भाई एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, तो मूवीज में ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी ऐसी चीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम देखते हैं कि मदर फादर में भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं जो अपनी एग्जैक्टली अपनी मदर के, अपनी फादर के एग्जैक्टली कॉपी होती है। हम यहाँ पे इनको देख सकते हैं, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जो फादर हुए या फिर सन हुआ, वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, या फिर कोई भी लड़की हुई वो भी अपने पेरेंट्स की एग्जैक्टली सेम दिखती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, क्यों दिखती हैं क्वेश्चन आता है, तो जवाब हमें मिला डीएनए की वजह से। अब डीएनए की वजह से क्या मसला हो रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक चीज समझते हैं, डीएनए की वजह से होता है, ये चीज आप याद रखो क्यों होता है, अभी बस 2 मिनट में समझते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द सोमैटिक सेल। अब ये सोमैटिक सेल क्या है, ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कंटेन क्रोमोसोम। कह रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ द सोमैटिक सेल, अगर सोमैटिक वर्ड हम हटा दे तो हमें पता है दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल। कोई भी, चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे मल्टीसेलर हो, यूनिसेलर हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अपने सिंगल सेल पे अपनी लाइफ की हर एक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर वाला है, सिंगल सेल वाला है, वो खाएगा भी उसी से, एक्सक्रीट भी उसी से करेगा, रेस्पिरेशन भी उसी से कर रहा है, सर्कुलेशन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एक सिंगल सेल है, उसमें क्या ही सर्कुलेशन चाहिए। और हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो वो उसी एक सिंगल सेल से ही रिप्रोड्यूस करेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे कई सारे सेल्स इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, तो समस्या वहीं पे आती है। तो अब आपको पता है हर एक सेल में, हमारी बॉडी का जितना भी सेल है, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस, चाहे जितने सेल्स हैं, हर एक सेल के पास उसका अपना न्यूक्लियस होता है। हम यहाँ पे एक स्पेशल सेल की बात कर रहे हैं, दैट इज सोमैटिक सेल। यूनिसेलर को आप स्किप कर दो, क्योंकि वहां पे क्या है, वो हर एक काम अपने उस सिंगल सेल से करने वाला है। प्रॉब्लम आ रही है मल्टी सेलर में, मल्टी सेलर सेल्स। ठीक है, जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉट सेल, हर एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के पास अपना एक स्पेशल सेल होता है, दैट इज सोमैटिक सेल। ये सोमैटिक सेल क्या है, आपको मैं एक चीज बताऊं कि रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमीट का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से रिप्रोडक्शन प्रोसेस चलता है, सबसे पहले क्या होगा, हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि गैमीट्स बनते हैं, ये फीमेल और मेल दोनों ने अपने अपने गैमीट दिए। हम मल्टी सेलर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनका गैमीट होता है एग सेल और इनका गैमीट होता है स्पर्म सेल। ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, बट अगर आपको आइडिया लेना है तो यहीं से हम समझ सकते हैं। एग सेल दिया इन्होंने और इन्होंने दिया स्पर्म सेल। ये जो एग सेल और स्पर्म सेल है, दीज आर द गैमीट्स, इसको हम बोलते हैं गैमीट्स। ये होता है मेल गैमीट, ये होती है फीमेल गैमीट। एग सेल को हम बोलते हैं फीमेल गैमीट। अब क्या बात आ रही है, ये रहा फीमेल गैमीट, ये रहा मेल गैमीट, इन दोनों का होगा फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यही है रिप्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे क्या हुआ, फीमेल गैमीट आया, मेल गैमीट आया,
ये एक सिंगल सेल्स है, सोमैटिक सेल्स की हम बात कर रहे हैं। यहां से क्या होगा, एक नया सेल फॉर्म होगा जब दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोई एक एलिमेंट आ रहा है, कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है, फिर दोनों का फ्यूजन कराया जाता है, दोनों फ्यूज करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं या फिर नया कुछ भी फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फीमेल गैमीट मिला, मेल गैमीट मिला, ये दोनों सेल्स थे, एग सेल और स्पर्म सेल। यहाँ पे एक नया सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जो ये फ्यूजन हो रहा है, इसी फ्यूजन को मींस फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एक सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट सेल इज जाइगोट। हम सारे ऑर्गेनिजम्स, चाहे जो सभी को पता है कि एक ऑर्गेनिजम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो सिंगल सेल से होता है। तो यही हमारा वो सिंगल वाला सेल है जिससे हम सारे बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारा सिंगल सेल है जाइगोट। फिर आगे फर्दर जाइगोट में डिवीजन होगा। आपको पता है आपकी सेल्स कैसे, आप इतने छोटे से रहते हो फिर इतने बड़े हो जाते हो, तो वहां पे क्या है, सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल्स डिवाइड कर रही हैं, आगे और सारी सेल्स बनाती हैं, तो हमारी बॉडी में एक प्रॉपर ग्रोथ हो रहा होता है। ये सेल आगे डिवाइड करेगा कई सारे सेल्स में। जाइगोट से आगे बनता है एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से फर्दर बनेंगे ऑर्गन, यहाँ पे लिख दे रही बस, ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन बनने के बाद बनेगा ऑर्गन सिस्टम। कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कई सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो भी नर्वस सिस्टम था, इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो। तो पहले क्या हुआ, दोनों का फ्यूजन हुआ, जो मम्मा का गैमीट था और जो पापा का गैमीट था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल सेल बना, दोनों ने फ्यूज किया, दोनों की फ्यूजन के बाद एक सेल बनता है, उस सेल को हमने जाइगोट का। जाइगोट आगे फर्दर डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, ऑर्गन के फॉर्मेशन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम का जब फॉर्मेशन हो जाता है कंप्लीटली तो एक ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या हुआ, मेल गैमीट मिला, फीमेल गैमीट मिले, ठीक है, दोनों ने फ्यूजन किया, एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन हुआ। सिंगल सेल के फॉर्मेशन के बाद सेल डिवाइड करेगा, सेल की प्रॉपर्टी है डिवाइड करने की, तो सेल डिवाइड कर रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो के बाद ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीजें हमने क्लास 9th सेल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पढ़ी हुई है, बट यहाँ पे आप रिकॉल कर लो तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे जो भी पेरेंट है या फिर जो भी इंडिविजुअल है वो अपनी कॉपी को कैसे प्रिपेयर करता है, कैसे नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। तो ये चीज थी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस ऑफ द सोमैटिक सेल्स। हमारी बॉडी के हर एक सेल की प्रॉपर्टी है कि वो डिवाइड करेगा, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में हर एक सेल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है कि इनका काम अलग है। तो हर एक सेल आपकी बॉडी का रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। हमारी बॉडी में किडनी सेल्स का कुछ और काम है, ठीक है, हार्ट सेल्स का कुछ और काम है। ऐसे ही हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनका काम है गैमीट का फॉर्मेशन करना। रिप्रोडक्शन प्रोसेस यही सोमैटिक सेल्स कराती हैं, इनका काम होता है गैमीट फॉर्मेशन। यही गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट रिप्रोडक्शन प्रोसेस को प्रोसीड कराती हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कराएंगी। कंटेन्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बारे में भी क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, पर यहाँ पे ये सारी चीजें इंक्लूड हो रही है, तो वापस से एक बार समझेंगे। न्यूक्लियस ऑफ द सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स स्पेशल सेल्स होती हैं जिनका काम है रिप्रोडक्शन करना। हमारी बॉडी में हर एक सेल का काम डिसाइड है, तो सोमैटिक सेल रिप्रोडक्शन कराने वाली है। तो न्यूक्लियस के पास, मतलब सोमैटिक सेल्स की जो न्यूक्लियस है, इनके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, हर एक के पास क्रोमोसोम है, पर ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करने वाली है। क्रोमोसोम्स कैरी इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द इंडिविजुअल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे कह रहा है अब सारा काम है क्रोमोसोम का। अभी हमने बात की ना कि कैसे हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट दिखते हैं, या तो आइडेंटिकल नहीं हो तो सिमिलैरिटीज कैसे पाई जाती है। तो क्रोमोसोम्स इंफॉर्मेशन को कैरी करता है
जो भी आगे कैरेक्टर्स है वो इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये कहानी आगे चलती जाती है। तभी तो होता है कि कुछ लोग कहते हैं ये अपने दादा की तरह दिख रहा है, हमारे परदादा ऐसे थे, ये इनकी तरह दिख रहा है। तो कैसे वो होते हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स सब में आ रहे होते हैं और वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ रही होती है। तो कभी कभी ऐसे चांसेस बनते हैं कि जो बहुत आगे वाली जनरेशन है वो अपने पीछे वाले जनरेशन के कुछ एग्जैक्टली सेम पाई जाती है। दिस इंफॉर्मेशन, जो ये इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। फुल फॉर्म आप याद कर लो, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर में ही, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम इस चीज को समझने जा रहे हैं कि ये सारी कहानी क्या कही जा रही। अभी हमने बात की कि जो यहां क्लियरली समझते हैं, सबसे पहले हमें पता चला हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आपको याद हो तो हमें क्रोमोसोम के साथ साथ क्रोमैटिन वर्ड भी पढ़ाया गया था क्लास 9th में। तो सोमैटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस होगा, भाई हर एक सेल के पास उसका अपना सेल ऑर्गेनेल्स होता है, न्यूक्लियस होते हैं। इन्हीं न्यूक्लियस में अगर आपको याद हो तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता था जो बना होता था डीएनए प्लस प्रोटीन का। जो थ्रेड प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, वैसे तो हर एक सेल का न्यूक्लियस होगा, लेकिन यहाँ सोमैटिक सेल्स की हम बात कर रहे हैं। इनकी खास बात क्या है, यहां पे प्रेजेंट होते हैं और जो ये थ्रेड है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। कब क्रोमैटिन को आप क्रोमोसोम बोलोगे, हम उसे भी समझते हैं। सबसे पहली चीज, एक सोमैटिक सेल होगा, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कराएगा। सोमैटिक सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन, जो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशंस को, इंफॉर्मेशंस को कैरी करते हैं। यहां पे क्या बात हो रही, हमने क्रोमैटिन की बात की। डीएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ एक उलझा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमैटिन कह रहे हैं। क्रोमैटिन के बारे में समझना है तो यहां देखते हैं। अब हम उस क्रोमैटिन को बाहर निकाल लेते हैं। ये रहा हमारा क्रोमैटिन। तो सबसे पहली चीज ये है क्या, क्रोमैटिन। जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होना होता है, मींस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, भाई सेल्स प्रिपेयर होंगे डिवाइड करने के लिए, कैसे कोई चीज आगे जाएगी, तो ये अपने आप को कंडेंस करता है, उलझा हुआ है। यहाँ पे डीएनए प्लस प्रोटीन है, डीएनए और प्रोटीन दोनों है यहाँ पे, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन सारी पूरी उलझी उलझी है। तो ये अपने आप को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्शन ये अपने आप को कंडेंस करता है, कंडेंस करके कुछ ऐसा फॉर्म करता है। मींस कई सारे टुकड़ों में ऐसे ऐसे अपने आप को कंडेंस कर लेगा अच्छा खासा। कंडेंस करने के बाद इसका नाम हो जाता है चेंज। इसको हम बोलने लगते हैं क्रोमोसोम। है वो क्रोमैटिन ही, पर जब हम इसको कंडेंस फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, तो कंडेंस फॉर्म में इसका नाम चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। सारे के सारे इंफॉर्मेशंस को कैरी करते हैं। इन क्रोमैटिन में प्रेजेंट होता है डीएनए, मेनली वही डीएनए इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। अब सोचने वाली बात है सबसे पहले कि अगर मम्मा पापा से ये डीएनए नए इंडिविजुअल में चला जाएगा तो भाई इन लोगों में क्या रह जाएगा। कॉमन सी चीज है, मतलब अगर बहुत सोचने वाले हो गए आप तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में यही आएगी, अगर आपने कुछ नहीं जाना इस चैप्टर के बारे में। तो इस चीज का एक बहुत अच्छा खासा आंसर है, जब भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो यहाँ पे डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, डीएनए कॉपी। या फिर हम बात करते हैं, अभी हमने रेप्लिकेशन के बारे में सुना था, ठीक है, जिसको बोला था कि अभी कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। रेप्लिकेशन क्या हो रहा था, यहां से क्रोमैटिन है, सॉरी दिस इज रॉन्ग, ये है क्रोमैटिन,
स्पेलिंग मिस्टेक। तो क्रोमैटिन क्या हुआ, क्रोमैटिन आगे जाके कंडेंस्ड होता है, इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो वन वर्ड में आप इसे क्या कह सकते हो, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, या फिर आप क्रोमैटिन कह सकते हो। खास बात क्या है क्रोमोसोम्स की, इन ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हर एक स्पीसीज में डिफरेंट नंबर्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोलते हैं 23 पेयर। हर जनरेशन में ये चीज सेम रहती है। सेम कभी कभी होता है कि क्या कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे बॉडी में कई सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो डिफेक्ट्स के टाइम पे क्या होगा, एक दो नंबर डिक्रीज कर जाता है या एक दो नंबर इंक्रीज कर जाता है, पर वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, तो इसे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आपको जानना कितना है कि क्रोमैटिन एक उलझा हुआ स्ट्रक्चर हमारे सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करती हैं गैमीट फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे क्या होगा कि ये क्रोमैटिन अपने आप को कंडेंस कर लेते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ह्यूमंस में क्रोमोसोम 46 इन द नंबर प्रेजेंट होते हैं, या फिर 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हो गई क्रोमोसोम की। अब हम बात करते हैं, यहाँ से हमने डीएनए की बात की कि कैसे पेरेंट्स में कैसे ये चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, पेरेंट्स से कैसे ट्रांसफर हो रही है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अभी हमने बात की डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हमें पता है कि जो भी इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है वो इसी डीएनए में इंफॉर्मेशंस होते हैं। अब बात आती है कि भाई किस तरह का इंफॉर्मेशन, अभी बार बार हम कह रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशंस होती है वो डीएनए कैरी करता है, पर किस तरह का इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कुड बी लाइक कोई भी फंक्शंस है, ठीक है, या फिर फिजिकल अपीयरेंस की हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन इस तरह के हो सकते हैं। मींस कैसे बच्चे का बाल का कलर होगा, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, नोज का शेप क्या होने वाला है, ठीक है, या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज, खैर वो तो चेंज होती रहती है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें जो जन्मजात की हम बात करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जो हमें हमारे पेरेंट्स से एक्वायर्ड होती हैं, बचपन से मिली होती हैं हमें, वो सारे इंफॉर्मेशंस इसी डीएनए के पास होती है। तो अब भाई इंपॉर्टेंट है कि डीएनए अगर हमारे अंदर आ जाता है तो उनके अंदर क्या बचता है। तो यहाँ पे कहानी है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ फंक्शंस, इंफॉर्मेशन लाइक फंक्शंस एंड द फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, ये चीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारे रिप्रोडक्शन प्रोसेस होने से पहले बहुत केमिकल प्रोसेस चलते हैं, डीएनए को कॉपी किया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं ये डीएनए रहा इसी का जस्ट एग्जैक्ट, सपोज दैट ये स्ट्रैंड आपके मम्मा में है तो मम्मा में भी ये प्रोसेस होगा, मम्मा में भी सेल डिवीजन होगा और इसी का जस्ट एग्जैक्ट क्लोन जिसको हम बोलते हैं, इसी का रेप्लिकेशन कर दिया जाता है, वापस उसी की एग्जैक्ट कॉपी प्रिपेयर की जाती है। रेप्लिकेशन क्या होता है, आपने कई बार वर्ड सुना होगा, रेप्लिका मींस किसी चीज का सेम। हमने ये ड्रेस देखी है, इसका ये रेप्लिका वाला ड्रेस है, ठीक है। तो बहुत सारे रेप्लिकास बनते हैं, मींस जो कॉपी होती है, कोई एक ओरिजिनल चीज है, उस ओरिजिनल के कई सारी कॉपीज का फॉर्मेशन होता है। तो सेम हमारी बॉडी में भी ये होता है, सोमैटिक सेल्स में ये जो डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड की कॉपीज बनाई जाती हैं। फिर आगे क्या होगा, अब ये जो इंफॉर्मेशन इधर ओरिजिनल डीएनए में था, यही सेम चीज आगे की जनरेशन में इसी की एग्जैक्ट एक और कॉपी बना दी जाएगी। जहां जहां कॉपीज की नीड होती है उतनी कॉपीज डीएनए की कर दी जाती है। फिर क्या होगा, जो ओरिजिनल है वो पेरेंट्स में रह जाता है, जो कॉपी किया हुआ डीएनए है वो फर्दर आगे उनके गैमीट्स के थ्रू, ठीक है, सिंगल जो भी अभी हमने बात की थी 46 क्रोमोसोम की, तो यहाँ पे क्या है, ये जो 23 पेयर्स है ना, 23
फीमेल और मेल सबके पास भाई 46 थे, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको प्रोड्यूस करने के लिए वो अपना 46 दे देंगे, तो उनके अंदर क्या बचेगा, और ऐसा कुछ पॉसिबल भी नहीं है। तो यहां से क्या होगा, ये कॉपी क्रिएट करते हैं और फिर 23 इनका मींस मेल का 23 जो फादर होंगे या फिर जो मदर है फीमेल का 23, ये 23 आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, एक सेल में ये 23 मिलते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सेल आई जाइगोट, जो नया इंडिविजुअल फॉर्म हो गया, यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया इंडिविजुअल बनेगा, इस इंडिविजुअल में आप देख सकते हो कि 23 इनसे मीन जो कुछ कैरेक्टर्स मम्मा के थे वो वाले और कुछ कैरेक्टर्स जो पापा वाले थे वो इस बच्चे में आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आप अगर नंबर काउंट करो तो यहाँ पे भी क्या है, ये 46 नंबर्स में है। कुछ एक दो ऊपर नीचे हो जाता है तो बच्चे में कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कुछ डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो डीएनए कॉपी होने के बाद 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम मदर डोनेट करती है और 23 फादर डोनेट करता है, ठीक, एक तरह का डोनेशन ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 23 आने के बाद टोटल नंबर हो जाते हैं 46, ये 46 आगे वाली जनरेशन में जाएंगे। और सेम क्या होगा, यहाँ पे भी क्या है, इन्होंने ये जो 23 वाला पाया है अपने अपने पेरेंट्स से मिला है इनको, फिर ये आगे 23 अपने पेरेंट्स से इन्हें मिला है, सेम चीज क्या हुआ, ये नया इंडिविजुअल बना, आगे जाएगा, ये भी एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये आगे फिर रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसने जो अपने मदर से पाया हुआ है और जो फादर से पाया हुआ है वो सारी चीजें फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस करेगा, ठीक है, डीएनए कॉपिंग प्रोसेस होगा और आगे की जनरेशन में अपने अपने क्रोमोसोम को, अपने अपने कैरेक्टर्स को ये आगे देते जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आगे जेनेटिक्स में भी पढ़नी है, पर यहाँ पे समझना था कि कैसे हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। मम्मा का कुछ कैरेक्टर आ गया, पापा का कुछ कैरेक्टर आ गया, भाई जब कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज होगी। हाँ, कुछ नई चीजें भी फॉर्म हो सकती हैं, कुछ पुरानी चीजें भी आ सकती हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी हम सिमिलैरिटीज देख रहे थे वो सिमिलैरिटीज कैसे आती हैं, क्योंकि उनके ही कैरेक्टर्स आगे की तरफ ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको किसी ने पूछा कि क्या हम अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, तो आइडेंटिकल नहीं होते, पर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अभी तक हमने जो भी बातें की कि मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, हर एक स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म अपने जैसा सेम एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करने की कोशिश करता है, ठीक है, और फिर वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो क्यों रहा है, टू इंश्योर द परपेचुएशन ऑफ द स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए बहुत सारे, मतलब हर एक ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करता है, अपने इंडिविजुअल्स को फॉर्म करता है। फिर हमने बात की कि आइडेंटिकल होते हैं, कई बार एकदम अपने पेरेंट्स के सेम होते हैं, तो उनको हम एक नया वर्ड देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोन्स। कभी कभी क्या होता है कि वो कुछ सिमिलैरिटीज शो करते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं, डिफरेंस आ जाता है उनके फिजिकल अपीयरेंस में, लाइक उनके नोज का शेप क्या होगा, ठीक है, आईज की कलर क्या होंगी या फिर आईज के शेप क्या होंगे, कलर कॉम्प्लेक्शन क्या होगा। तो ये सारी चीजें उस किसी तरह से केमिकल रिएक्शंस की तरह चल रही होती है कि यहाँ पे क्या है कि जैसे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फंक्शन क्या है, बर्न करने का, ऑक्सीजन का क्या है, ये भी बर्न करता है, लेकिन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जब फ्यूजन कर देते हैं, जब वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो वाटर का काम क्या है, ये आग बुझाने का काम करता है, ठीक है। सेम ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे जब कुछ मदर के कैरेक्टर्स कुछ फादर के कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं तो एक नई चीज क्रिएट होती है, ठीक है, यहीं से वेरिएशंस मिलते हैं हमें। रिप्रोडक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, आगे इवोल्यूशन में भी ये हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जो भी डीएनए है, ठीक है, राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, ये डीएनए अपने आप को कॉपी करते हैं, ठीक। फिर एक कॉपी जो है, एक सेल में पहले दोनों डीएनए रहेंगे, इस चीज को भी समझ लेते हैं ये कैसे हो रहा है। सपोज दैट ये सेल है, सेल में प्रेजेंट है डीएनए, हम क्रोमोसोम की बात लेके नहीं चल रहे, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर
सारा डीएनए वाला स्टैंड होता है, इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। आगे आप जाओगे, आप जीन के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे क्या हुआ, इस डीएनए ने अपने आप को कॉपी किया, अपना कॉपी प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए का कॉपी हो गया। एक सेल में 2 डीएनए के कॉपी नहीं रहने वाले। अब ये सेल जा रहा है अपना आगे डिवीजन करने के लिए। तो एक सेल है, सेल में क्या होगा, हमने पढ़ा है सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा सेल का, तो यहाँ पे 2 सेल्स फॉर्म होंगे। इन सेल का न्यूक्लियस इधर होगा और इनका इधर होगा। जो ये कॉपी बना, एक डीएनए इनको बट जाएगा, एक डीएनए इनको बट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे आ गया। फिर ये वाला सेल ये अपने डीएनए को, मींस कैरेक्टर्स क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स आगे की तरफ ट्रांसफर होते जा रहा है। फिर ये डीएनए क्या होगा, ये अपने आप को कॉपी करेंगे, ये अपने आप को कॉपी करेंगे। ये सेल फर्दर डिवाइड होके 2 में डिवाइड होगा, फिर ये 2 में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेल से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, 16 से 32 बनते हैं, और 32 से 64, ऐसे आगे स्टोरी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो पूरा क्या है, बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे हेल्प मिलती है, वो सारी चीजें डीएनए रेप्लिकेशन ही बताता है। फिर क्या है, हमें पता चला कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, बट कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती है। सिमिलैरिटीज होती है तो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द डीएनए। फिर हमने ये एग्जाम्पल लिया हुआ था, हमें पता चला हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है, दैट इज सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स गैमीट फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ से क्या होगा, आगे फर्दर रिप्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। जो यहाँ पे सोमैटिक सेल्स के न्यूक्लियस होते थे, उनमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स के पास ही इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द इंडिविजुअल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। मीन्स जो भी पेरेंट है उनसे आगे की तरफ जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं कैरेक्टर्स, वो इसी क्रोमोसोम्स, यही क्रोमोसोम्स लेके जाते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे डीएनए का फुल फॉर्म दिया हुआ है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर हमने ये सारे एग्जाम्पल्स समझे हैं, ठीक है। अब बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। अभी भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन अगर लाइफ प्रोसेस नहीं था, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, तो ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप यहाँ पे जानोगे। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द लाइफ, लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए, लाइफ प्रोसेस नहीं है पर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आगे लाइफ को कंटिन्यू किए रखता है, ठीक है। स्पीसीज टू स्पीसीज ये चीजें आगे बढ़ती हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड स्पीसीज, भाई नया वर्जन भी तो लाना है, तो पुराना वाला वर्जन धीरे धीरे हटता है। हटता कैसे है, जो भी अभी नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, मदर का कुछ और है, ठीक है, फादर का कुछ और है, तो ये सारी चीजें आगे जा रही हैं। 2 लोगों से एक नया कुछ यूनिक बनता है, फिर वो जाएगा किसी और से रिप्रोड्यूस करेगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर्स जो है वो धीरे धीरे ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशंस की बात अगर आपको समझनी हो तो आपके पास बेस्ट एग्जांपल है, आप वाटर का एग्जांपल ले लो। हाइड्रोजन बर्न करने का काम करता है, ऑक्सीजन भी बर्न करने का काम करता है, लेकिन जब इन 2 वेरिएंट्स को मिलाया जाता है, ठीक है, इनका फ्यूजन होगा तो वाटर बनता है। सेम चीज यहाँ पे भी है कि मदर के कुछ कैरेक्टर्स, फादर के कुछ कैरेक्टर्स, और जो ये कुछ कुछ कैरेक्टर्स है दोनों को आपस में मिलाया जाता है, तो यहाँ पे कुछ नई चीजें क्रिएट होती हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, और वो जो नई चीजें हैं वो क्या होती है, वो सबसे डिफरेंट होती है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस लाती है। मेंटेनेंस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इन्फेंट यंग एडल्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है और फिर मेंटेन भी करके रखती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है 2 ही टाइप देखने को मिलते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल क्या है, सेक्सुअल क्या है, ये चीज समझना है अब आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं रिप्रोडक्शन को जब फर्दर डिवाइड किया गया है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल में। यहाँ पे क्या होगा, एसेक्सुअल में कभी भी 2 पेरेंट की जरूरत नहीं है, एक सिंगल पेरेंट से भी नया रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है, नया इंडिविजुअल फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इवन गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए। जैसे क्या है, वो एक ही सिंगल सेल है, मेनली ये यूनिसेलर में देखा जाता है,
मेनली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर में देखा जाएगा तो यूनिसेलुलर में क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, एक सिंगल सेल है, जब वो सेल डिवाइड करेगा तो उस सेल की जो आइडेंटिटी है वो तो खत्म हो जानी है। तो यहाँ पे क्या है, सेल अपने जैसा गैमीट फॉर्म करे या ना करे कोई मतलब नहीं है इससे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो कोई गैमीट फॉर्मेशन होता है, ना ही कोई फर्टिलाइजेशन होता है। बेसिकली क्या होगा, एक सिंगल सेल होगा, सिंगल सेल का न्यूक्लियस होगा, सेल डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करने के डिफरेंट तरीके हैं, वो तरीके कैसे हो सकते हैं, फिजन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बडिंग हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, रीजेनरेशन हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको आगे मेजॉरिटी में पढ़ने को मिलेंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अभी हम सारे डीएनए के एग्जांपल्स ले रहे थे, डीएनए कॉपिंग होती है, डीएनए रेप्लिका बनता है, ठीक है, वो सारी चीजें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखने को मिलती है, क्योंकि वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेंगी, एसेक्सुअल में कहीं भी आपको कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो होते हैं क्लोन्स, एग्जैक्टली कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स की, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफर करता है। तो वेरिएशंस इधर आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होगा तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, और फिर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के साथ साथ होता है। तो डेफिनेशन पे इंपॉर्टेंट है, ओनली वन इंडिविजुअल कैन गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या है, दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, एक सिंगल पेरेंट ही नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। द न्यू इंडिविजुअल्स हु प्रोड्यूस आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट, सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। क्लोन्स क्या होते हैं ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और क्लोन्स का फॉर्मेशन किस रिप्रोडक्शन में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसेंशियली इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल। टू इंडिविजुअल का मतलब क्या है, एक होना चाहिए मेल, टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम सेक्स नहीं, यहाँ पे क्या है, टू डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए, एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल ही होना चाहिए, ये एक कंडीशन बहुत नेसेसरी है। बोथ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेल, दोनों एक स्पेशल सेल को प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम गैमीट्स या फिर सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। द गैमीट्स अंडरगो फर्टिलाइजेशन, गैमीट फॉर्मेशन हो गया, एक जो कंडीशन है ये फॉलो कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन है कि फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, तो ये जो गैमीट एक मेल का होगा, एक फीमेल का होगा, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, मींस फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ही एक नया ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हो जाता है। The new individuals are not exactly the carbon copy of their parents। यहाँ पे क्या होगा कि ये मेल है, इनके पेरेंट्स कुछ और थे, पेरेंट्स ने अलग कैरेक्टर्स दिए, यहाँ पे इस मेल के पेरेंट्स ने अलग कैरेक्टर दिए, फीमेल के पेरेंट्स ने अलग कैरेक्टर दिए। तो अब जो मेल और फीमेल के पेरेंट्स ने अलग अलग कैरेक्टर्स दिए वो अपना डेवलप करता है, ठीक है। फिर आगे अब जब ये प्रोड्यूस करने जा रहे हैं नए ऑर्गेनिजम्स को, तो इनका कुछ और कैरेक्टर होगा, इनका कुछ और, ये दोनों ने एक सेम सेल में अपने अपने कैरेक्टर्स को दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नई चीजें फॉर्म होंगी, तो सिमिलैरिटीज नहीं होती है, मींस कार्बन कॉपी नहीं होंगे, कभी कभी सेम देखे जाते हैं। सच न्यू इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड्स। अब क्या है डिफरेंस आप देख लो, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। डिफरेंस क्या है, आई होप इतना आइडिया लग गया होगा कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट से काम चल जाएगा, सिर्फ एक पेरेंट रिप्रोडक्शन प्रोसेस करा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, टू इंडिविजुअल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स भी मैटर करते हैं, एक फीमेल है तो दूसरा मेल होना चाहिए। सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी गैमीट फॉर्मेशन इधर नहीं होगा। एसेक्सुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन ये है कि यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन की कोई बात नहीं आएगी, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी होगी। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो दो गैमीट्स है, एक मेल वाला एक फीमेल वाला, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, जो भी नया वाला इंडिविजुअल है वो क्लोन होगा अपने पेरेंट्स का, डिट्टो सेम होने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बन कॉपी, जेरोक्स कॉपी।
न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट। यहाँ पे क्या होगा कि ये अपने पेरेंट्स से सिमिलैरिटीज नहीं शो करते, सिमिलैरिटीज शो करते बट आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव का मतलब है जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स है, जिनके न्यूक्लियस, ठीक है, जो हम मेनली बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स अक्सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं या फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकर्स इन हायर ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा हायर ऑर्गेनिजम्स में ही देखा गया है, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी कि रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन क्या था, ठीक है, इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं और हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीजें। दूसरी चीज है मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, डीएनए क्या होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल्स थे हमारी बॉडी में, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। एंड दूसरा हमने नेक्स्ट चीज पढ़ा कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों की डेफिनेशंस हमने पढ़ ली है, डिफरेंसेस हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बाकी उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।